नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सब दोस्तों लूसेंट जीके की बुक को कवर कर रहे हैं। उसी के एक नए चैप्टर को फिर आज हम सब कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सब हिस्ट्री को शुरू किए हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी टॉपिक को हम सब कवर कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम सब कवर करेंगे, ब्राह्मण साम्राज्य को समझेंगे, कुषाण को समझेंगे, भारत के यवन राज्य को समझेंगे, संगम युग को जानेंगे और गुप्त समाज को जानेंगे। इन सब टॉपिक को हम सब बहुत विस्तार पूर्वक से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यह चैनल अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यह लूसेंट जीके के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। आइए दोस्तों, हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहां से समझते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। शुंग कड़े राजवंश, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिंडार को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ कराए। भैरवहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। इसकी हत्या दोस्तों 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कड़ वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। कड़ वंश का अंतिम राजा दोस्तों सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश, सुमुग ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन अंधवंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है दोस्तों, में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। कौन कौन थे दोस्तों? सुमुग, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। आगे बढ़ते हैं। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाध्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाध्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहनों ने शादी, तांबे, सीसा, यह सबसे ज्यादा दोस्तों सातवाहनों में क्या था? शादी, तांबे का तथा सीसा, इनका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ। पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। जो शीशा वहां पे जो सिक्के को ढालते थे, जो उसमें शीशा का इस्तेमाल किया जाता था, वह शीशा कहां से आता था? वह रोम से उसे मंगाते थे। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों का राजकीय भाषा प्रकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी दोस्तों। सातवाहनों में हमें मात्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं का नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितरात्मक था दोस्तों। कैसा था? पितरात्मक था, क्योंकि राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े तथा 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कैले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नोट: सातवाहन राज्य ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अब हम समझते हैं चेदी राजवंश, कलिंग। चेदी राजवंश की अगर हम सब बात करें, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, से मिलती है।
खारवेल राजवंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। अब हम समझते हैं भारत के यवन राज। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम समझते हैं। सबसे पहले हिंदू, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकंड, यूथिडेमस, डेमिस्ट्रियस, मिनांडर, यूक्रिटाइडस, एंटी-अलिकिडस तथा हार्मिकस, यह सब दोस्तों शासन किए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 1 से 90 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब या सिंधु के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, जो कि 165 से 45 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट, जो आधुनिक में कहाँ पे है, सियालकोट में है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद्र पन्हु अर्थात मिलिंद। आगे बढ़ते हैं। पहले मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। कुछ नोट को समझते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की ही देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर्दा प्रथा दोस्तों किसकी देन था? यूनानियों का ही देन था। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं शक। यूनानियों के बाद शाखाएं। शकों के 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत में, 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किए। प्रथम शक राजा मोधा शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे। ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? शक मध्य एशिया के थे और किसकी खोज में? चरागाह की खोज में यह भारत को आए थे। आगे बढ़ते हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी संवत से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। आगे है
गुजरात में चल रही समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 50 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित की जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। आगे हम सब बढ़ते हैं। परथियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद परथियाई लोगों का अधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध परथियाई राजा गोंडोफर्नियस था। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट: परथियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। अब हम समझते हैं कुषाण को। पहले कोई बाद कुषाण आए थे, जो यूचियों तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिशियस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय जो गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो शक संवत प्रयोग करते हैं दोस्तों, यही शक संवत को हम सब प्रयोग करते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, वहां प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र का अध्यक्षता में हुई। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। नोट: कुषाणों ने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने किया था। महाविभास सूत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। आगे बढ़ते हैं। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरच भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। आगे बढ़ते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 1 से 2 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नोट: कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली या मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। नोट: रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वस्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। अब हम समझते हैं संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था।
आगे बढ़ते हैं। परंपरा के अनुसार अंतिम प्राचीन समय में पांडव राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला है पत्तुपात्तु, सेकंड है दोस्तों इथुथौको, तथा थर्ड है पादिनेन कील कन्नूको। आगे बढ़ते हैं। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय में त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। अब हम सब कुछ समझते हैं संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ को। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थापना कब हुई और उस ग्रंथ का नाम। प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व। स्थान दोस्तों मदुरा, समुद्र में विलीन। अध्यक्ष दोस्तों अगस्त्य। महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था, अकेट्यम परिपदाल मदुनारो। इसके बाद है दोस्तों मुकुरुक्कु तथा केलारी अवीरव। इनमें देखिए कोई भी इनमें उपलब्ध अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा संगम करीब 3700 वर्ष पूर्व। स्थान क्या था दोस्तों, कपाटपुरम, अलवई, समुद्र में विलीन। अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य थे। तोलकाप्पियम, तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्काप्पियर। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व। स्थान मदुरा। अध्यक्ष दोस्तों नकिरेत। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, नेदुंथको, कुरुनंथको, नत्रिनई, एनकुरो भरो, परिपादल कुथो, वरि पेरिसो तथा सित्रसो आदि। नोट, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में संत नयनार तिरुवन बुक्स रसु अप्पार ने किया। आगे बढ़ते हैं। इलाकोकृत शिल्पदीकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्गें हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कड़गी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलव सत्यनार ने मणिमेकलय की रचना की। इसमें 30 सर्ग के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलय कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री के प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक डिंडनाथ 5वीं सदी के कृत न्यास प्रवेश पर आधारित है। जीव का चिंतामणि संगम काल में बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्क देव को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक्क देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है तोलाकपियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। नोट, राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावा तारम है। संगम साहित्य के काव्य की 2 श्रेणियों में बांटा गया है, आकम और पुरम। आकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य
में हमें तमिल प्रदेश के 3 राजाओं चोल, चेर तथा पांडव का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लार नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतनुआई था तथा इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। आगे बढ़ते हैं। पेरुना नुपादे के में करिकाल के संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयजिरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजिरल अदान जो कि 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टवन जो कि 180 ईस्वी। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। आगे बढ़ते हैं। संगम युग का तीसरा राज्य पांडवों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांडव राजाओं में नेडजुएलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान तथा अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालो कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मरण्यन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो जो राजा का न्यायालय था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया था एक बार। जो राजा का न्यायालय था उसे क्या कहा जाता था? मन्नरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। अगर कोई झूठी गवाही दे देता था, अगर पता चल जाता था कि झूठ बोला है, उसे की जीभ काट ली जाती थी। भूमि के नदा तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगड़ी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों को सम्मान में पत्थर की मूर्तियां बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। आगे है संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन साम्राज्य में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। आगे बढ़ते हैं। संगम कालीन कुछ और वर्ग थे, जैसे दोस्तों पुलयन, दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। इसके बाद है इनियर, शिकारियों की एक जाति। इसके बाद है मलवर, लूटपाट करने वाली जाति। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तलकापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्रह्मदैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंच
तीड़ो कहा गया है। एक पक्षी प्रणय को कैकिड़ो व अनुचित प्रणय को पेरुनंदड़ो कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों को व गायकों के दल धूम धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाडर व विडाइलियर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तमिल साहित्य में मंचेलियर तथा ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे के नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों को सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाओं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इनके कैडिश्वर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकोई, साल्युअर एवं चेर राज्य के बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकोई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडलम समुद्र तट पर पुदुचेरी में से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। यह मानकों का निर्माण, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्तों। यहाँ मानकों का निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेडो कहा गया है। नोट: संगम काल में ही मिस्र को एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। आगे बढ़ते हैं। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था तथा कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म के में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी था और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का सही अर्थ मुरुगन का यही अर्थ होता है कि मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करने अत्यधिक प्रिय है। आगे बढ़ते हैं। उसका अस्त्र वर्षा था। कुर्वस नामक एक पार्वती जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों को माना गया है। अब हम समझते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौसंबी में हुआ। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, जो कि 240 से 280 ईस्वी था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, किसे कहा जाता है इसे? जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 3 से 35 में राजगद्दी पर बैठा। किसे दोस्तों? समुद्रगुप्त को। या दोस्तों, आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था, इसीलिए इसे
नेपोलियन कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। नोट: परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप जानते रहिए चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने शादी के सिक्के चलाए। साब चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रित के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपड़क, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशकार, शंकु, वस्तुकार। आगे बढ़ते हैं। बेताल भट्ट, घटकरपर, बारहिमाल, खगोल वैज्ञानिक वररुच जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड के संत विग्रह के सचिव वीरसेन मतलाम्बी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्यायमीमांसा एवं शब्द का प्रखंड पंडित था तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त, जो कि 415 ईस्वी से 454 ईस्वी में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर नोट डाउन करिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, इसकी स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, जो कि 455 से 467 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूक्त थी, जिसके शासक उपकरिक कहलाते थे। भूक्त के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपुत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम विशिष्ट राजा के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र दोस्तों, कृषि करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि, चारगाह भूमि, पशुओं को चारा योग्य भूमि, सेल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी, अपहृत ऐसी भूमि जो जंगल होती थी। सिंचाई के लिए रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन दोस्तों, गुप्त काल में सबसे जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, क्या था? उज्जैन था। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं गुप्त कालीन कर प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर
तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भुमरा नागौद मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश में। भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर यह ईंटों द्वारा निर्मित था। भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जात के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। बिंदु जंगल में सवर जात के लोगों अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 5 से 10 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिक कहा जाता था। वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेषण देवगढ़ जिला ललितपुर के दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मृडासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 में चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत के काट कर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संध विग्रह, लब्ध प्रणास और अपरिछाकृत्य। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण बताया। आर्यभट्ट पहली बार भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आगे बढ़ते हैं। वराहमिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जातक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों में पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकड़ों ने पशु चिकित्सक पर हस्तरुवेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में ही की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का रूपिका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। आगे बढ़ते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकीटम या माटी के खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या की प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों
में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृत अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतलम की प्रेम कथा प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया है दोस्तों? गुप्त काल को ही कहा गया है। नोट, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है।